प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। स्वागत इसलिए कि आप ही तो मेरे सम्मान हैं, हमारे सम्मान हैं, देश का अभिमान है, क्योंकि आप देश की ऊर्जा हैं। आप जितना ऊर्जास्वित होंगे, देश अपने आप उतना ऊर्जास्वित हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज पाठ शुरू कर रहे हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर, और वह भी उत्तरीय प्रश्नोत्तर में गद्य वाले भाग से, जिसके विषय में आप जानते हैं कि परीक्षा में आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाएंगे। वैसे प्रश्न दिया रहता है 6, लेकिन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 3 प्रश्नों में गद्य और काव्य दोनों मिलाकर। अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल गद्य की। आप इस संदर्भ में एक विशेष चीज़ जान लीजिए कि मॉडर्न एटम बम के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। बहुत सोच समझकर प्रश्नों का चुनाव किया जाता है। उसमें भी जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों पर अभी चर्चा की जाएगी। तो हम चर्चा शुरू करते हैं गद्य वाले भाग में अर्धनारीश्वर पाठ से। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ में लेखक ने नारी सशक्तिकरण को बड़े मौलिक रूप में सामने रखने का प्रयास किया है। बताया है कि हमारे आराध्य देव स्वयं महादेव अर्धनारीश्वर हैं, लेकिन हम लोग उनके भक्त होने के बाद भी एक दूसरे से अलग रहने का प्रयास करते हैं। यानी पुरुष वर्ग स्त्रैण गुण अपनाने में लजाता है, और ठीक इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषत्व को प्राप्त करने में घबराती है। मतलब पुरुष केवल पुरुष बनकर रहना चाहता है, स्त्री केवल स्त्री बनकर रहना चाहती है। इसके चलते दोनों अलग अलग हैं, और इस कारण एक सबल है, दूसरा कमजोर। और जब दोनों अलग अलग हैं तो देश का मिलजुल कर विकास करना कठिन लगता है। दोनों एक दूसरे के कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह आपने इस पाठ में देख लिया कि लेखक ने एक मौलिक रूप में लोगों को नारी सशक्तिकरण के रूप को समझाने का प्रयास किया है। बताया है कि स्त्री लता के रूप में दिखाई पड़ती है, और पुरुष पेड़ के रूप में, स्त्री चांदनी के रूप में दिखाई पड़ती है, पुरुष दिन के तपती धूप के तरह। इस तरह दोनों को अलग अलग किया गया है। सच तो यह है कि दोनों को एक रूप में समझाने का प्रयास करना चाहिए हमारे साहित्यकारों को, लेकिन हमारे साहित्यकारों ने इन सबों को अलग अलग कर दिया। नारी की पराधीनता आरंभ होती है कृषि सभ्यता के विकास के साथ ही। कृषि सभ्यता के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता शुरू होती है, और वह पराधीनता लगातार बढ़ती चली जाती है। कालांतर में हमारा समाज जब सब सुसंस्कृत हुआ, तो उस समय भक्ति का रूप भी उभरकर सामने आया। सनातन धर्म वालों ने तो नारी को पाप का खान, जीवन का बहुत बड़ा अवरोधक बताने का प्रयास किया। इन्हीं भक्तों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी हुए, जिसमें निवृत्त मार्ग और परमृत मार्ग हुए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म वालों ने नारी को स्वीकारा, लेकिन उस स्वीकार में भी कहीं न कहीं अपमान का ही बोध है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि जो धर्म मेरा 5000 वर्षों तक चलने वाला था,
वह धर्म अब 500 वर्षों तक ही चल पाएगा, क्योंकि इसमें नारियों का प्रवेश हो चुका है। इस तरह आपने देखा कि सारे धर्म वालों ने इसे अपमान की नजर से ही देखा। इतना ही नहीं, बेनॉर्ड शॉ जैसे महान अंग्रेजी के साहित्यकार ने भी नारी को जादूगरनी कह दिया, अहेरिन कह दिया। इस तरह से उन सबों के मन में भी इसके प्रति सम्मान का भाव नहीं था। और जान लीजिए कि नारी में क्या शक्ति होती है। यदि कुंती और गांधारी संधि वार्ता करती महाभारत का, तो हो सकता था कि महाभारत टल जाता, क्योंकि दोनों ही मां थी, औरत थी। औरत के हृदय में दया, ममता, प्रेम, करुणा होती है। तो इस तरह आपने जान लिया कि अंत में लेखक यह निष्कर्ष देता है कि हर एक पुरुष में स्त्री का गुण होना चाहिए, अर्थात दया, ममता, प्रेम, करुणा, सद्भावना। इससे उसके पुरुषत्व में कहीं कोई दाग नहीं लगता है, बल्कि और विकास होता है। और हर एक नारी में पुरुषत्व का भाव होना चाहिए। इससे उसका स्त्रैण गुण कमजोर नहीं होता है, बल्कि कामकाजी बनता है। इस तरह आपने अर्धनारीश्वर पाठ में देख लिया। अब हम शुरू करते हैं रोज कहानी, जिस कहानी के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इस कहानी में लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार में घुट घुट कर जीने वाले लोगों के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। बताया है कि माहेश्वर और मालती, इस कहानी की नायिका का नाम मालती है और नायक का नाम माहेश्वर। जो मालती बचपन में बड़ी चुलबुली थी, बहुत अधिक, वही मालती शादीशुदा होने के बाद माहेश्वर के साथ शादी हो जाती है। माहेश्वर पेशे से डॉक्टर हैं। उनकी पोस्टिंग होती है एक पहाड़ी क्षेत्र में। जीवन के सुविधाओं का जहां घोर अकाल है, वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। दिन रात ये रोगियों से घिरे रहते हैं। रोगियों से लगातार घिरे रहने के कारण इनके जीवन में भी घोर नीरसता आ जाती है, घोर नीरसता आ जाती है। अब वे रोगियों के दर्द में दर्द का अनुभव नहीं करते हैं। रोगियों का हाथ पांव काटना इनके लिए बहुत सहज बात। वहां पर गैंग्रीन नामक बीमारी का अधिक चलन था। उस बीमारी में रोगियों के हाथ पांव काटने की बात रहती थी। ये बेदर्दी के साथ ऐसा करते थे। इस तरह पति को संवेदन शून्य, नीरस, यंत्रवत जीवन जीते देख कर उसी के ढाल में ढल जाती है मालती भी। लेखक अपनी बहन अर्थात मालती उनके दूर के रिश्ते की बहन लगती है। मालती का हाल चाल पूछने के लिए लेखक पहुंचते हैं। देखते हैं बड़ी दोपहरी में संध्या की उदासी दिखाई पड़ती है। कुछ दिनों तक वे रहते हैं और तब उन्हें लगता है कि यदि कुछ और दिन रह गए तो हमारे जीवन से भी संवेदना समाप्त हो जाएगी। इन्हीं लोगों के तरह हम भी संवेदन शून्य बनकर रह जाएंगे। जान लीजिए कि जिस देश समाज में स्त्री पुरुष यंत्रवत जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे, अत्यंत संवेदन शून्य जीवन जिएंगे, तो उस देश समाज की जो नई पीढ़ी है वह भी अत्यंत चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाएगी। मालती को एक बेटा है टीटी, जो या तो रोता है या सोता है। यही दो काम बचा हुआ है उसके लिए। अर्थात वह प्रेम दुलार के अभाव में संवेदन शून्य हो चुका है, चिड़चिड़ा हो चुका है। इस तरह दैनिक जीवन के नीरसता को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। अब अगले पाठ को देखिए।
तीसरा पाठ हमारा ओ सदा निरा है, जिस पाठ के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर, बहुत बड़े अधिकारी भी और बहुत बड़े साहित्यकार भी। इस पाठ में लेखक ने चंपारण क्षेत्र अर्थात गंडक किनारे की संस्कृति प्रकृति को बताने का प्रयास किया है। जो गंडक किनारे की संस्कृति अत्यंत समृद्ध थी, महान थी, वह गंडक किनारे की संस्कृति आज वीरान बनती जा रही है। खून से लहूलुहान दिखाई पड़ती है, प्रदूषण से एकदम भरा हुआ दिखाई पड़ता है। इस सनातन संस्कृति, इसको सनातन संस्कृति में देख लीजिए कि यह जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि रही। यह बौद्धों का बहुत बड़ा गढ़ रहा, जैनों का भी गढ़ रहा। बाद में कर्नाटवंशी राजाओं के आकर्षण का भी केंद्र बना, यहां बस गए। इतना ही नहीं, यहां गयासुद्दीन का भी शासन रहा, इस्लामों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा और बाद में चलकर ईसाइयों का भी शासन बना। ईसाइयों ने इस क्षेत्र में नील की खेती का काम शुरू किया, बाहर से मजदूर मंगाया। दक्षिण, उस समय के दक्षिण बिहार, आज झारखंड कह लीजिए, छोटा नागपुर क्षेत्र से उन्होंने धांगर इत्यादि को मंगाया। राजस्थान क्षेत्र से थारू इत्यादि को मंगाया नील की खेती करने के लिए। वे बड़े परिश्रमी और उतने ही अधिक कलाकार भी थे। नाचने, गाने, चित्रांकन इत्यादि करने में वे बड़े निपुण दिखाई पड़ते थे। इसके बलबूते पर उन्होंने काम करना शुरू किया। यहाँ के लोगों पर उस अंग्रेज ने 3 कठिया कानून लागू कर दिया, नील की खेती के लिए दबाव डालना शुरू किया। उससे मुक्ति के लिए राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी आए, देखा, बहुत कुछ अध्ययन किया और तब उन्हें लगा कि इन अंग्रेजों को हम कितनों समझाएंगे, इन अंग्रेजों के चरित्र में, क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी बना देंगे, ज्ञानी बना देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे। जब ये स्वामी बन जाएंगे, जब ये स्वाभिमानी बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तब फिर इन्हें कोई गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है। और तब इसी क्रम में उन्होंने इस क्षेत्र में 3 आश्रम विद्यालय की स्थापना की। बेतिहरवा, बरहरवा और एक आश्रम की स्थापना की। 3 आश्रमों की स्थापना की और उसी आश्रम में एक आश्रम के बहुत बड़े आचार्य थे पुंडरीक जी, बड़े निर्भीक, यहां तक निर्भीक थे कि उनके यहां जब कलेक्टर पहुंचे तो उन्होंने उचित मर्यादा का परिचय तो दिया, लेकिन चाटुकारी का परिचय नहीं दिया, एकदम निर्भीकता के साथ। और तब फिर देश आजाद हुआ। वहां पर एक बहुत सुंदर ताल भी था, सरैयामन ताल। उस क्रम में लेखक ने बताया कि उस ताल में लोग चांदनी रात में नौका विहार के लिए जाते हैं। ताल 2 प्रकार के होते हैं, चौर और मन। छिछले ताल को हम चौर कहते हैं, गहरे ताल को मन कहते हैं। और इस तरह पूरे पाठ में लेखक ने बताया कि यह जो चंपारण क्षेत्र है, यह चंपारण क्षेत्र इतिहास की दृष्टि से, अतीत की दृष्टि से बड़ा संपन्न है। लेकिन आज हम इसके मूल्य को भूलकर दिन रात खून खराबे पर उतारू रहते हैं। गांधी जी के सत्य अहिंसा के कर्मभूमि पर आज हिंसा का तांडव चलता है। तो इस तरह इस पाठ में लेखक ने लोगों को संदेश दिया
कि आप इसकी पुरानी मर्यादा को कायम रखें, इसे प्रेम सत्य अहिंसा की धरती बनाकर रखें, इसे प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाकर रखें, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मर्यादा को कायम रखें। तो अगला पाठ आप देखेंगे, अगला पाठ है सिपाही की मां। सिपाही की मां एकांकी है। जिस एकांकी के लेखक का नाम मोहन राकेश। मोहन राकेश बहुत बड़े हिंदी के एकांकीकार हुए, जिन्होंने इस एकांकी में द्वितीय विश्व युद्ध के विभीषिका को चित्रित करने का प्रयास किया है। गरीबी के कारण, अर्थोपार्जन के कारण अपनी संतान को माता पिता सैनिक के रूप में युद्ध के लिए भेजते हैं, लेकिन वह इतना बर्बर हो जाता है कि उसे एक दूसरे के मारने मरने के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता है। वह माना अपनी बहन मुन्नी की शादी के पैसे के संग्रह के लिए युद्ध क्षेत्र में जाता है, और युद्ध क्षेत्र में वह इतना बर्बर हो जाता है कि उसे केवल मरने मारने की ही बात याद आती है। और इसी क्रम में वहाँ के युद्ध की विभीषिका को, वहाँ के जीवन की विभीषिका को दिखाने का प्रयास किया है 2 रिफ्यूजी लड़कियों के माध्यम से, जो कैसे बर्मा से लोग यहाँ आते हैं, किन किन मुसीबतों को झेलते हैं। इस तरह लेखक ने एक तरफ मां के हृदय को दिखाया है और दूसरे तरफ युद्ध की विभीषिका को। सिपाही और मानक एक दूसरे को मरने मारने के साथ पहुंचते हैं विष्णु के पास, अर्थात मानक की मां के पास। मानक को विष्णु बहुत समझाती है, लेकिन मानक मानता नहीं है, सिपाही को मार देता है। इस तरह आपने देख लिया कि लेखक ने यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में यह बताने का प्रयास किया है कि मां का हृदय कैसा होता है, नंबर 1। नंबर 2, युद्ध में जाने के बाद सैनिकों का स्वभाव कैसा होता है। युद्ध किसी भी परिस्थिति में शुभकारी नहीं होता है, युद्ध हमेशा विनाशक ही होता है। आदमी को जानवर बना देने का एक कार्यक्रम युद्ध माना जाएगा। तो इस तरह आपने सिपाही की मां पाठ को देख लिया। अब आगे आप देखिए जूठन कहानी। जूठन कहानी वास्तव में आत्मकथा है। इस आत्मकथा के लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसने दिखाया है कि पुराने समय में समाज में उच्च वर्गों का कैसा वर्चस्व था और निम्न वर्ग के लोग, हरिजन इत्यादि वर्ग के लोग किस तरह का शोषित पीड़ित जीवन जीते थे। कालांतर में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का लाभ इन शोषित पीड़ित लोगों को मिला और समय में बड़ा परिवर्तन हुआ। उच्च वर्ग के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आया। इस तरह लेखक ने अपने जीवन की घटना के माध्यम से संपूर्ण समाज के चित्र को सामने रखने का प्रयास किया है। वह बचपन में विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। उस विद्यालय के शिक्षक, प्रधान शिक्षक कलीराम थे, जिनके द्वारा लेखक बहुत अधिक प्रताड़ित होता है। वहां पर पढ़ाई करने के बदले उसे शीशम की टहनियों से विद्यालय साफ करना पड़ता है। इन गरीबों को जाड़े के मौसम में भी जब बड़ा ठिठुरन रहता है, अपने मालिकों के पशुओं के दलान को साफ करना पड़ता है। इनके मालिकों के यहाँ जब कोई आयोजन होता है तो इन्हें जूठन खाना पड़ता है और वे बड़े आनंद के साथ खाते हैं।
इन गरीबों को, चमार जाति के लोगों को मालिकों के मवेशी की खाल उतारना पड़ता। बड़ा कष्टप्रद जीवन है, खाल उतारना पड़ता है और उसी को बेचकर वे जो कमाई करते हैं वह उसे मेहनताना लगता है। इस तरह लेखक ने अपने जीवन की कहानी को बताया है। और तब फिर अंत में यह भी कहा कि जो मालिक उसकी मां के साथ अपमान करता था, उसी मालिक का बेटा उसके यहां पहुंचता है और स्वाद ले लेकर भोजन करता है। लेखक की पत्नी की बड़ाई की झड़ी लगा देता है तो यह कहता है कि समय बदला, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं, कुछ चमार जाति के लोग हैं जिन्हें परंपरागत जीवन जीने की व्यवस्था है, वे जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे लोगों का जब तक उद्धार नहीं होगा तब तक हमारे देश का वास्तविक विकास नहीं माना जाएगा। हाशिए पर जो लोग हैं उनका विकास ही देश का असली विकास होगा। देश विकसित तब माना जाएगा जब देश का प्रत्येक व्यक्ति विकसित हो जाएगा। इस तरह आपने जूठन पाठ को देख लिया और तब फिर अगला पाठ आप देखिए। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस कहानी में लेखक ने एक साथ प्रेम और युद्ध दोनों का चित्रण किया है। सिपाही के मां पाठ में आपने द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में पढ़ा और इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण किया गया। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में एक लड़का और एक लड़की, 8 साल की लड़की है, 12 साल का लड़का, दोनों मिलता है। प्रेम के पवित्र रूप से वे सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, यानी प्रेम का जो अत्यंत पवित्र रूप है, गंगा जल की तरह पवित्र प्रेम से अनुप्राणित होकर वे मिलते हैं। और प्रत्येक दिन लड़का पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, लड़की धत कहकर भाग जाती है और एक दिन लड़के की अपेक्षा के विरुद्ध वह जवाब दे देती है हां हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा सालू, और लड़का विक्षिप्त जैसा होकर भागता है। 25 वर्षों के बाद वह प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के तरफ से लड़ने वाला सैनिक बन जाता है। राइफल नंबर 77 का सिख जमादार लहना सिंह, और तब वह युद्ध करता है। उसी क्रम में जब वह घर आता है तो संयोग से उसके ही कैंप में जो सूबेदार हैं वे सूबेदार भी साथ हो लेते हैं। उसके घर पर लहना सिंह पहुंचता है, वहां देखता है सूबेदारनी को, और वह सूबेदारनी कोई और नहीं उसके बचपन की प्रेमिका थी। जाते जाते उसने आंचल पसार कर कह दिया जरा युद्ध क्षेत्र में मेरे बेटे और पति को देखते रहना। उसका पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह था, दोनों युद्ध में था। और वही बात लहना सिंह के जीवन का आदर्श बन गया। वह जितना वीर था, पराक्रमी था, प्रेमी था, प्रेम के आदर्श को समझता था, उतना ही अधिक वह बुद्धिमान भी था, प्रतिपन्न मतित्व का भी था। एक जर्मन सैनिक आ गया वेश बदलकर उसको धोखा देने के लिए, लेकिन उस जर्मन सैनिकों की परीक्षा उसने इस काबिलियत से ली कि सब दंग रह गए और उन्होंने अपनी पूरी सेना को बचा ली। और इस तरह इस कथानक का अंत होता है। उस लड़ाई में बहुत सारे लोग घायल होते हैं, सबों को अस्पताल भेजा जाता है। उस समय सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को भी भेजा जाता है। लहना सिंह वहीं रुक जाता है और गाड़ी निकल जाने के बाद लहना सिंह जो घाव लगा हुआ था, जांग में गोली लगी हुई थी, उसमें इतना अधिक खून बह चुका था
कि अब उसमें कुछ सहने की शक्ति नहीं रही, वह बेहोश हो गया और उसी में मर गया। इस तरह प्रेम और बलिदान की कहानी उसने कहा था। और तब फिर आगे आप देखें, तिरछ कहानी। तिरछ कहानी के लेखक का नाम उदय प्रकाश। वास्तव में तिरछ कहानी प्रतीकात्मक कहानी है, जादुई यथार्थ की कहानी है, उत्तर आधुनिक त्रासदी की कहानी है। इसमें लेखक मोटे तौर पर अपने सपने का वर्णन करता है कि लेखक के पिता बड़े धीर वीर गंभीर भारत के आदर्श पिता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनको तिरछ काट लेता है। तिरछ एक प्रकार का विषैला जीव होता है, छिपकली की जाति का होता है, वह काट लेता है। उसके संदर्भ में लेखक ने बताया है कि उसके काटने के बाद यदि वह पानी में लौटता है, पेशाब में लौटता है, यदि उसके पेशाब में लौटने से पहले उसको मार दिया जाए या जिसको काटा है वह पानी में नहा ले तो बच सकता है। लेखक के पिता ने उसको मार दिया, बहुत झाड़ फूक किया गया। और तब दूसरे दिन लेखक के पिता को शहर में अदालत में पेश होना था। वहां के लिए चलते हैं, पैदल ही चलते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रैक्टर मिल जाता है, जान पहचान का था। उस ट्रैक्टर पर चढ़ गए और उससे उन्होंने रात की सारी घटना सुना दी, रात का सारा वृत्तांत सुना दिया। और तब उसने कहा कि सब किया तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी यह हुई कि तिरछ को आपने मार दिया, मार कर जला देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चांदनी ओस में ये मरे हुए जीव जंतु सुबह होते होते जी जाते हैं और तब फिर इतना खतरनाक हो जाते हैं कि वह प्रतिशोध लेकर ही रहते हैं, मरना निश्चित है। और तब यह भी कहा कि विष उतरने के बाद कभी कभी दोबारा भी चढ़ जाता है। और इसे का निदान क्या है? इसका निदान है धतूरे का काढ़ा पीना। धतूरे के काढ़े का बंदोबस्त किया, पिला दिया। शहर पहुंचते पहुंचते नशा ऐसा चढ़ा कि अब उन्हें अदालत का मार्ग दिखाई ही नहीं पड़ता था। क्या करें, जाना है अदालत। पहुंच गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वहां पर अग्निहोत्री नामक एक कैशियर कैश का मिलान कर रहा था, वहां पहुंच गए। उसे देखकर वह डर गया और शोर मचाया। चौकीदार ने इन्हें मारपीट अपमानित कर भगा दिया। ये पहुंचे थाने, वहां पर भी इन्हें पागल करार कर भगा दिया गया। लोगों ने ढेला से पत्थर से जैसे तैसे मारा पीटा, कपड़े को फाड़ दिया, शरीर सारा लहूलुहान हो गया और अंत में वे मर गए। और तब लेखक को जानकारी दी गई। और सच तो यह है कि लेखक सपने में ये सब देख रहा था। तिरछ वास्तव में नगरीय संस्कृति का प्रतीक है। जिसको डस लेता है उसका जीना मुश्किल कर देता है। इस ग्रामीण संस्कृति के ऊपर नगरीय संस्कृति के आक्रमण को दिखाने के लिए लेखक ने इस कहानी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह आपने तिरछ कहानी को जान लिया। अब हम अगला पाठ शुरू करेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध या निबंध है। इस निबंध के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट, जिसमें लेखक ने पूरे निबंध में, पूरे पाठ में बातचीत की शैली को, बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बातचीत ही है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझ पाते हैं,
मानवीय संवेदना का आदान प्रदान कर पाते हैं, सामाजिकता का निर्वाह कर पाते हैं। यह हमारे मनोरंजन का, मन के भरास निकालने का एक बहुत बड़ा साधन है। बातचीत के तरह ही भाषण भी होता है, लेकिन बातचीत और भाषण में अंतर है। अंतर यह कि बातचीत 2-4 लोगों में और भाषण अनगिनत लोगों के बीच दिया जाता है। तो इस तरह आपने बातचीत और भाषण में का अंतर संक्षेप में जान लिया। और आप जान लीजिए, सर्वोत्तम बातचीत, जैनसॉन ने कहा कि सर्वोत्तम बातचीत 2 लोगों के बीच होती है। नहीं, इसको एक बार फिर सुन लीजिए। सर्वोत्तम बातचीत के संदर्भ में एडिसन का विचार है कि 2 लोगों के बीच होती है। जॉनसन ने तो कहा बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के रूप गुण का साक्षात्कार होता है, व्यक्ति के असली चरित्र का पता चलता है। और एडिसन ने कहा कि श्रेष्ठ बातचीत 2 लोगों के बीच होती है, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के सामने अपने मन की बात खुलकर रखते हैं। 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नगीने के तरह होती है। 4 या 4 लोगों से अधिक की बातचीत राम रमौवल की बात है। बातचीत 2 तरह के लोगों के बीच, एक 25 वर्ष से नीचे के लोग और एक 25 वर्ष से ऊपर के लोग। 25 वर्ष से नीचे के लोगों की बातचीत दिल बहलाव होती है और 25 वर्ष से ऊपर के लोगों की बातचीत सारगर्भित होती है। और तब आपको जानना है कि लेखक ने यहां बताया है कि बातचीत करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता है। उसके लिए या तो हम अपने मित्र के यहां जाएं या मित्र को अपने यहां बुलाएं। और ऐसा करने में कभी कभी विवाद होने का भी डर है। इसीलिए श्रेष्ठ बातचीत अपने आप से बातचीत है। अपने आप से बात जो हम करेंगे तो उसके लिए हमें किसी फरीक की जरूरत नहीं है। और फिर इसमें फायदा यह कि हम अपने मन की कमजोरियों से भी परिचित होते चले जाएंगे। आत्मचिंतन, अपने आप से बातचीत का मतलब हुआ आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन करेंगे तो आपको जो जो मन करेगा वो दृश्य आप देख सकते हैं। जो जो चित्र आपको देखने का मन करेगा वो चित्र आपके दिमाग में आ जाएगा, उसका आनंद आप ले सकते हैं। और साथ साथ अपनी बुराइयों से भी परिचित होते चले जाएंगे। और ध्यान रहे कि मौन रहने से आदमी को बहुत फायदा है। ये जिह्वा कतरनी की तरह है, कैंची की तरह है, हमेशा दूसरे की बात को काटती है। इसीलिए इस जिह्वा पर भरोसा नहीं करना है। और इसी क्रम में आपको जान लेना है कि यूरोप में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। हिंदुस्तान में इस तरह की जो चीज है उसको 2 रूपों में देखा जाता है, सहृदय गोष्ठी और शास्त्रार्थ। सहृदय गोष्ठी में एक विद्वान दूसरे विद्वान को सम्मान देने वाली बात करते हैं और शास्त्रार्थ में हमेशा एक दूसरे की बात काटने का काम करते हैं। यही तो जीवा कैंची का काम करती है और इससे विवाद होता रहता है। इस तरह आपको विवाद से बचने के लिए अपने आप बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस पाठ का मूल संदेश है। इस तरह आपने पूरे पाठ को देख लिया। 7-8 पाठों को आप गौर से देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे सबको एक बार फिर बता देते हैं कि सभी पाठों को एक बार देख जाइएगा। इसमें अभी जो बताया गया है 7-8 पाठ, ये 7-8 पाठों को आपको गौर से ध्यान से देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पाठ समाप्त। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे पाठ में। धन्यवाद।